बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको फ़िज़िक्स के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में वेलकम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस टॉपिक को ब्रीफली डिस्कस करने से पहले हम अपने कंसेप्ट थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। व्यूअर्स, जैसे कि हमें पता है कि एक चार्ज अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है और ये उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, मींस नेचुरल प्रॉपर्टी होती है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के की तरह ड्रॉ करते हैं और ताकि हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को विजुलाइज कर सकें। सो व्यूअर्स, एक इलेक्ट्रिक मतलब कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक पार्टिकुलर एरिया में से पास हुई, इस फैक्ट को मेजर करना इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है और यही हमारी आज की वीडियो का टॉपिक भी है। आप सबको एडवाइस है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के सारे कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएँ। तो व्यूअर्स, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है? द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट एरिया। व्यूअर्स, now look at this picture. These are electric lines of force, and through this area A1, how many electric lines of force passes? 1 2 3 4 5 5 लाइन्स पास करनी है। सो इस एरिया में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? 5। अब इस एरिया में से कितने लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रही हैं? 1 और 2। सो इस एरिया में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? 2। सो किसी पार्टिकुलर एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रही हैं उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किस तरह से हम मैथमेटिकली डिस्क्राइब करते हैं या लिखते हैं, उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन को स्टडी करते हैं। सो इस एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस इज रिप्रेजेंटेड एज ई। मतलब ई क्या शो कर रहा है कि कितनी लाइंस ऑफ फोर्स एक पार्टिकुलर एरिया में से पास कर रही हैं। सपोज ई हमारे पास 4 न्यूटन पर कूलम है, इसका मतलब है कि 4 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक पार्टिकुलर एरिया में से पास हो रही हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मीन्स के फ्लक्स डिपेंड करता है बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर एंड एरिया के ऊपर। व्यूअर्स, एरिया की पोजीशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है और इसी की पोजीशन के बेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स या तो मैक्सिमम होता है और या मिनिमम होता है। इसके केसेस हैं जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि किस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा, किस केस में मिनिमम होगा। चलिए जी व्यूअर्स, अब हम वो स्टडी करते हैं। पहला केस है हमारा जिसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम है। देखिए, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को ड्रॉ किया और एक एरिया भी बनाया। अब ये एरिया जो है ये इन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस केस में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किस तरह से लिखते हैं? इस तरह से लिखते हैं। अब व्यूअर्स देखें तो यहाँ पे हम, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ना, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, ई ए कॉस ऑफ द एंगल थीटा। ये हमें साइन ये शो कर रहा है कि एरिया इज़ हेल्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब ये देखें तो जिस डायरेक्शन में एरिया है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, तो इन दोनों के दरमियान में एंगल कितना होगा? 0। यहाँ पे अगर आप एंगल 0 पुट करें तो कॉस ऑफ 0 क्या होता है? 1। तो आपके पास इस केस में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा। ओके, अब है हमारे पास सेकंड केस जिसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? 0 होता है। वो कैसे होता है? जब हम एक सरफेस को या एरिया को पैरेलल टू द फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स रख देते हैं। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और ये एरिया जो है वो इस फील्ड के पैरेलल में पड़ा हुआ है। तो इस केस में इस फील्ड कोई भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस एरिया में से पास नहीं होती। जब इस एरिया के अंदर से पास नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा? उसके लिए 0 होगा या मिनिमम होगा। देखें, इसके लिए हम इसको कैसे लिखते हैं? फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए पैरेलल, मतलब एरिया इज हेल्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ई ए कॉस ऑफ थीटा। Okay, what is theta in this case? As electric lines of force are directed in this one direction and area is above in upward direction, angle between both of them is 90. So put 90 here and we get EA cos of 90. Cos 90 is 0, so whole product would be 0. So in this case electric flux is minimum.
व्यूअर्स, आप लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए कि एरिया जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। सपोज़ ये हमारे पास एरिया है और सपोज़ कि इसका मैग्नीट्यूड 2 मीटर स्क्वायर है। अब ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, क्या डायरेक्शन होगी? अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द एरिया। ठीक है, अब ये डायरेक्शन है इस एरिया की अलोंग द नॉर्मल। नॉर्मल वो लाइन होती है जो किसी भी सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर हो। मतलब कि अगर सपोज़ ये एक सरफेस है, ये पेज एक सरफेस है, तो इसके ऊपर अगर हम ये नॉर्मल लाइन रख दें, ठीक है, तो ये नॉर्मल जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा इस सरफेस पे। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम इस तरह की सरफेस ले लें, इस तरह की सरफेस ले लें, सपोज़ ये भी हमारे पास 2 मीटर स्क्वायर ही है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, सो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका बहुत मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। एरिया की क्या डायरेक्शन होती है? अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, सो ये बात आपने याद रखनी, ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एरिया को हम परपेंडिकुलर हेल्ड करते हैं तो उस केस में फ्लक्स हमारे पास मैक्सिमम होता है। जब एरिया को हम पैरेलल में रखते हैं तो उस केस में फ्लक्स हमारे पास मिनिमम होता है। चलिए, जब हम केस 3 स्टडी करते हैं, इस केस 3 में एरिया ना तो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होता है और ना ही एग्जैक्टली पैरेलल होता है टू द फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, बल्कि किसी एंगल पे पड़ा हुआ होता है। लाइक देखें, यह है हमारे पास एरिया, दिस इज़ द एरिया, और आप देख रहे हैं कि ये एरिया ना तो एग्जैक्टली पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के और ना ही एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम इस तरह से देखें, ये जो फिगर है ना, इसका ये पार्ट, इसको मैं थोड़ा सा एग्जैजरेट करके ड्रॉ करती हूँ। ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ की और ये हम एरिया ड्रॉ कर लेते हैं। व्यूअर्स, एरिया जो है ये प्लेन में है, 2 डायमेंशन में है, सो हम इसको 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा थीटा कि जी ए कॉस थीटा होगा कंपोनेंट, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? ए साइन थीटा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेने के लिए हम ए का वो कंपोनेंट लेते हैं जो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो। व्यूअर्स, हम ए कॉस थीटा को ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग ई। ठीक है, प्रोजेक्शन मतलब साया, इस वेक्टर का साया जो ई वेक्टर के ऊपर पड़ रहा है वो क्या है? ए कॉस थीटा। जब आप न्यूमेरिकल्स वगैरह को सॉल्व करेंगे तो आपको अक्सर पूछा जाएगा कि फाइंड आउट द प्रोजेक्शन ऑफ ई या फाइंड आउट द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग ई एटसेट्रा। सो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मेंट बाय प्रोजेक्शन ऑफ ए। इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ ई। So we have right here A and component we write here E and component of A in the direction of E is A cos theta। जब हम इस cos को हटाएंगे तो इन 2 वेक्टर क्वांटिटीज़ के दरमियान में डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। ये स्केलर फॉर्म है और ये वेक्टर फॉर्म है। So these are the 3 cases and what is the unit of electric flux? Now we will discuss that. We can find out the unit through the formula. As we know that the unit of electric field is Newton per coulomb and unit of area is meter square. So electric flux has this one unit. Now electric flux is a scalar quantity. Why it is a scalar quantity? Look, let's suppose that E is in the direction of I unit vector, okay, means along x-axis, and A is also in the direction of I unit vector or along x-axis. The product of these 2 unit vectors is 1. What is 1? 1 is a scalar. It means the product of 2 vectors gives you a scalar. So electric flux is also a scalar quantity. Reverse flux जो होता है ना, उसका मतलब होता है बेसिकली फ़्लो करना। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो उसका मतलब है इलेक्ट्रिक लाइंस का फ़्लो करना थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। And this one symbol is actually a Greek letter and E is showing you that it is electric flux. So that is the end of the topic. And व्यूअर्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।